नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा की शुरुआत में हम एक कल्पना करते हैं। सोचिए एक युद्ध का मैदान है जहां एक तरफ पूरी एक बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी है। एक बहुत ही ताकतवर व्यवस्था। बिल्कुल, एक ऐसी व्यवस्था जिसके पास असीमित शक्तियां हैं, अपनी खुद की पुलिस है, एक विशाल सेना है और अथाह संसाधन है। और दूसरी तरफ खड़ा है देश का एक आम नागरिक, बिल्कुल निहत्था और एकदम अकेला। ये तो बहुत ही भयानक असंतुलन है। वही तो इस भारी असंतुलन के बीच उस अकेले नागरिक को कुचले जाने से कौन बचाएगा? उसे ऐसा कौन सा सुरक्षा कवच पहनाया जाए जो राज्य की इस असीमित शक्ति के वार को झेल सके? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। हाँ, और आज के इस गहन विश्लेषण का हमारा मिशन ठीक इसी सुरक्षा कवच की परतों को खोलना है। हम बात कर रहे हैं हमारे संविधान के भाग 3 में मौजूद मौलिक अधिकारों की, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक फैले हुए हैं। बिल्कुल सही। और ये अधिकार सिर्फ कानूनी किताबें भरने के लिए नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन की नींव हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो मतलब ये एक ऐसा महासागर है जिसे पार करना ही होता है। हाँ, ये सुरक्षा कवच वाली तुलना एकदम सटीक बैठती है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो संविधान के भाग 3 को यूं ही भारत का मैग्ना कार्टा नहीं कहा जाता। अच्छा, मैग्ना कार्टा क्यों? देखिए, इसके पीछे का फलसफा बहुत गहरा है। इसका असली उद्देश्य सिर्फ कागजों पर कुछ नियम लिख देना नहीं था, बल्कि एक ऐसा ढांचा तैयार करना था जो कानूनों की सरकार बनाए, न कि व्यक्तियों की। मतलब सत्ता में बैठा कोई भी इंसान अपनी सनक से देश न चला सके। एकदम सही। ये व्यवस्था राज्य की निरंकुशता पर लगाम कसती है। और सबसे अहम बात, ये कवच सिर्फ सांस लेते रहने की गारंटी नहीं है। तो फिर ये और क्या करता है? एक इंसान के चहुमुखी विकास के लिए, चाहे वो भौतिक विकास हो, बौद्धिक हो, नैतिक हो या आध्यात्मिक हो, एक आजाद माहौल की जरूरत होती है। मौलिक अधिकार असल में वही माहौल तैयार करते हैं। तो चलिए इस सुरक्षा कवच की बनावट को थोड़ा डिकोड करते हैं। इसके भीतर क्या क्या शामिल है, ये समझना हमारा सबसे पहला कदम होना चाहिए। बिल्कुल। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब इस कवच में 7 मजबूत परतें थी। मेरा मतलब है 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन आज की तारीख में इसमें सिर्फ 6 परतें बची। हाँ, संपत्ति के अधिकार को इस वीआईपी सूची से बाहर निकाल दिया गया। वही मैं सोच रहा था, आखिर संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया क्यों गया? क्या वो देश के विकास में कोई बहुत बड़ी बाधा बन रहा था? अगर इसके पीछे की वजहों को टटोलें तो हमें 1950 के दशक के भारत की तस्वीर देखनी होगी। उस वक्त सरकार के सामने भूमि सुधार लागू करने की भारी चुनौती थी। और देश भर में बड़े बुनियादी ढांचे भी तो बनाने थे, जैसे बांध, सड़कें, अस्पताल। कार एक मौलिक अधिकार बना रहता तो जन कल्याण के लिए जमीन का अधिग्रहण करना लगभग असंभव हो जाता। क्योंकि हर विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच जाता है ना? एकदम सही। जब तक संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में था, वो अदालती मुकदमों का एक अंतहीन सिलसिला पैदा कर रहा था। इसी गतिरोध को तोड़ने के लिए 1978 में 44वां संविधान संशोधन लाया गया। इसके जरिए संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से निकालकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत डाल दिया गया। मतलब अब वो सिर्फ एक कानूनी अधिकार रह गया है। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार आज भी किसी नागरिक की संपत्ति ले सकती है, लेकिन ऐसा सिर्फ किसी वैध कानून के तहत ही कर सकती है, किसी नेता के मनमाने आदेश से नहीं। समझ गया। मतलब देश की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए इस कवच के डिजाइन में थोड़ा सा व्यवहारिक बदलाव किया गया। हाँ, समय की मांग थी वो। यहाँ पर एक और पेचीदा बिंदु है जो अक्सर उलझन पैदा करता है और परीक्षाओं के नजरिए से भी बहुत अहम है। ये मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। बिल्कुल, ये एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ, राज्य इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि एक तरफ तो अधिकार दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ उन पर शर्तें भी थोपी जा रही हैं। वही तो अजीब लग सकता है, लेकिन समाज को चलाने के लिए संतुलन अनिवार्य है। देखिए, अगर अधिकार असीमित हो जाएं तो समाज में अराजकता फैलने में देर नहीं लगेगी। ये तो है। एक बहुत मशहूर कहावत है कि मेरी आजादी वहीं खत्म हो जानी चाहिए जहां से दूसरे व्यक्ति की नाक शुरू होती है। अरे वाह, क्या बात कही है ना? एक व्यक्ति के अधिकारों और पूरे समाज की सुरक्षा के बीच एक लकीर खींचनी ही पड़ती है। हालांकि ये प्रतिबंध मनमाने नहीं हो सकते। मतलब सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी बैन नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं। अदालतें हमेशा एक पैनी नजर रखती हैं। वे तय करती हैं कि सरकार ने जो पाबंदियां लगाई हैं
वे तर्कसंगत हैं या नहीं। इस रूपरेखा को समझने के बाद आइए नागरिक जीवन के दो सबसे बड़े स्तंभों समानता और स्वतंत्रता की गहराइयों में उतरते हैं, जिन्हें लोकतंत्र की दो आंखें भी कहा जा सकता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं समानता के अधिकार की, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच बसा है। हाँ, अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता। इसे ब्रिटिश न्यायविद एवी डाइसी के विधि के शासन के रूप में भी जाना जाता है। इसका आसान मतलब यह है कि कानून की आंखों पर पट्टी बंदी है। मतलब सबके लिए एक ही तराजू है। हाँ, चाहे कोई देश का सबसे अमीर उद्योगपति हो या फुटपाथ पर सोने वाला एक आम इंसान। हाँ। कानून की नजर में दोनों बराबर हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? अगर कानून सबके लिए एक समान है तो देश के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को कुछ विशेष छूट क्यों दी गई है? आप अनुच्छेद 361 की बात कर रहे हैं। हाँ। उनके कार्यकाल के दौरान उन पर कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। फिर ये कैसा समान कानून हुआ? सतही तौर पर देखने पर यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के फलसफे को समझें तो तस्वीर साफ हो जाती है। कैसे? देखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल सिर्फ व्यक्ति नहीं है, वे राज्य के प्रमुख हैं, देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्रतीक हैं। अगर उन पर हर छोटे बड़े मामले या राजनीतिक द्वेष के चलते मुकदमे दर्ज होने लगे तो उन्हें रोज अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे। बिल्कुल, और ऐसे में राज्य का पूरा कामकाज ही ठप पड़ जाएगा। ये छूट किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि उस गरिमामय पद की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए दी गई है। अच्छा, मतलब ये सिस्टम को सुचारू रखने के लिए है। हाँ, और इसके अलावा समानता का एक और पहलू है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। असमान परिस्थितियों में रहने वालों के साथ एक जैसा व्यवहार करना भी तो एक तरह का अन्याय है ना? ये पॉइंट बहुत गहरा है और शायद इसीलिए अनुच्छेद 15 और 16 अस्तित्व में आते हैं। बिल्कुल। ये अनुच्छेद धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को तो रोकते हैं, लेकिन साथ ही राज्य को ये शक्ति भी देते हैं कि वो समाज के पिछड़े वर्गों, महिलाओं या बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सके, जो कि बहुत जरूरी है। जैसे अगर मंडल कमीशन की सिफारिशों को देखें जी, या फिर 93वें संविधान संशोधन की बात करें जी, जिसके तहत आईआईटी और आईआईएम जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया। हाँ, ये बहुत अच्छे उदाहरण है। तो ये असल में समानता के नियम को तोड़ने वाले अपवाद नहीं है, बल्कि समाज में जो सदियों पुरानी खाई बन गई है उसे पाट कर एक वास्तविक समानता लाने के तरीके हैं। एकदम सही विश्लेषण है। कागजी समानता और वास्तविक समानता में यही फर्क है। राज्य को एक लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब सबको बराबरी पर खड़ा करने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाने ही पड़ते हैं। अब अगर हम स्वतंत्रता के अधिकार की तरफ बढ़ें तो ये अनुच्छेद 19 से 22 तक फैला हुआ है। अनुच्छेद 19 अकेले ही एक आम नागरिक को 6 प्रकार की बुनियादी स्वतंत्रताएं देता है। हाँ, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आजादी, संघ या यूनियन बनाने की, पूरे देश में आजादी से घूमने की, कहीं भी बसने की और कोई भी पेशा चुनने की। हाँ, ये सभी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र की जान है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि भारत की संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर इस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए गए। क्या ये एक हाथ से अधिकार देकर दूसरे हाथ से उसे वापस छीन लेने जैसा नहीं है? देखिए, इस बहस का इतिहास बहुत पुराना है। क्या आजादी बिना किसी रोक टोक और जिम्मेदारी के होनी चाहिए? शायद नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति चौराहे पर खड़े होकर भड़काऊ भाषण देता है जिससे दंगे भड़क जाते हैं, तो क्या उस भड़काऊ भाषण को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सही ठहराया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस यही बात है। संविधान निर्माताओं ने बहुत ही दूरदर्शिता के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच एक नाजुक संतुलन गढ़ा है। मतलब आजादी और जिम्मेदारी साथ साथ चलते हैं। हाँ, एक नागरिक को सरकार की आलोचना करने का पूरा हक है, लेकिन उसे देश के खिलाफ विद्रोह भड़काने का हक नहीं है। आजादी तभी सुरक्षित रह सकती है जब वो दूसरों के लिए खतरा ना बने। ये संतुलन समझना वाकई बहुत जरूरी है। और जब स्वतंत्रता की बात चली रही है तो अनुच्छेद 21 का जिक्र आना तो तय है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। हाँ, ये तो पूरे संविधान का सबसे जीवंत हिस्सा है। हाँ, लेकिन अगर इसके सफर को देखें तो शुरुआत में इसका दायरा बहुत सीमित था। ऐसा लगता था कि इसका सिर्फ इतना मतलब है कि राज्य बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के किसी की जान नहीं ले सकता या उसे जेल में नहीं डाल सकता। बिल्कुल,
पहले ये बहुत संकीर्ण था। लेकिन फिर आता है ऐतिहासिक मेनका गांधी केस, जिसने इस अनुच्छेद में जैसे एक नई आत्मा ही फूंक दी। ओहो, मेनका गांधी केस भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की जो व्याख्या की, उसने नागरिक अधिकारों के मायने हमेशा के लिए बदल दिए। कैसे? क्या कहा कोर्ट ने? अदालत ने स्पष्ट किया कि जीने का अधिकार सिर्फ जानवरों की तरह शारीरिक रूप से जिंदा रहने या सांस लेते रहने तक सीमित नहीं है। इसका असली अर्थ है मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार। और गरिमा के साथ जीने के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं, वो सब अनुच्छेद 21 का हिस्सा बन गई। अच्छा, जैसे कि? जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, यहाँ तक कि रात में शोरगुल से मुक्त रहकर शांति से सोने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार मान लिया गया। अरे वाह, मतलब नींद का अधिकार भी? ये तो बहुत ही व्यापक हो गया। हाँ, बहुत व्यापक। और शायद इसी विस्तार की कड़ी में एक बहुत बड़ा कदम शिक्षा को लेकर भी उठाया गया। ये महसूस किया गया कि अगर किसी इंसान को गरिमापूर्ण जीवन देना है तो अज्ञानता के अंधेरे में रखकर ऐसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, शिक्षा उस गरिमा की पहली सीढ़ी है। इसीलिए संविधान में अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। शिक्षा अब राज्य की खैरात नहीं, बल्कि बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार बन गई है। बहुत बड़ा बदलाव था ये। खैर, अब इस स्वतंत्रता से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज़ादी सिर्फ अपनी बात कहने या देश में कहीं भी घूमने की नहीं होती। आज़ादी का एक बहुत बड़ा मतलब शोषण से मुक्त होने का भी है। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 23 और 24 समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े वर्गों को शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं। ये एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार यानी इंसानों की खरीद फरोख्त और बेगार यानी बिना पैसे दिए जबरन काम कराने पर सख्त रोक लगाता है। और मेरे ख्याल से ये अधिकार सिर्फ सरकार के ही नहीं, निजी लोगों के खिलाफ भी है। हाँ, दिलचस्प बात यही है, ये न केवल राज्य के खिलाफ है, बल्कि निजी व्यक्तियों जैसे किसी क्रूर ठेकेदार या जमींदार के खिलाफ भी नागरिक को सुरक्षा देता है। और अनुच्छेद 24? वो मासूम बचपन को बचाने का सीधा प्रावधान है। ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी भी अन्य खतरनाक काम में लगाने पर पाबंदी लगाता है। इसके बाद बात आती है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की, जो अनुच्छेद 25 से 28 में समाहित है। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में ये अधिकार एक गोंद की तरह काम करता है, जो सबको जोड़ कर रखता है। हाँ, अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने अंतःकरण की और किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। बिल्कुल। लेकिन समाज में अक्सर एक शब्द को लेकर भारी टकराव देखने को मिलता है, धर्म का प्रचार करना। इस प्रचार के अधिकार की असली सीमाएं क्या हैं? देखिए, ये एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद अहम कानूनी और नैतिक पहलू है। अनुच्छेद 25 एक नागरिक को ये अधिकार जरूर देता है कि वो अपने धर्म की अच्छाइयों और उसके सिद्धांतों को दूसरों तक पहुंचाए। मतलब वो दूसरों को समझा सकता है। हाँ, लेकिन इसमें किसी का जबरन धर्मांतरण कराने का यानी दबाव डालकर या लालच देकर धर्म बदलवाने का अधिकार बिल्कुल भी शामिल नहीं है। अच्छा, मतलब प्रचार कर सकते हैं लेकिन जबरदस्ती नहीं। एकदम सही। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत साफ शब्दों में समझाया है कि अगर कोई जबरन धर्म बदलवाता है तो वो दरअसल सामने वाले व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता का हनन कर रहा है। हाँ, क्योंकि जो आज़ादी धर्म का प्रचार करने वाले के पास है, वही आज़ादी सुनने वाले के पास भी तो है। बिल्कुल, उसे अपने विवेक से अपना रास्ता चुनने की आज़ादी है। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। इसी तरह भारत की बहुलवादी संस्कृति को बचाए रखने के लिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 और 30, जो विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए हैं। हाँ, चाहे वे धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हों या भाषा के आधार पर, उन्हें अपनी विशेष भाषा और संस्कृति को सहेजने और अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने का पूरा अधिकार दिया गया है। अब यहाँ एक ऐसा पैटर्न उभर कर आता है जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए एक रामबाण तथ्य है। हर अधिकार हर किसी के लिए नहीं है। हाँ, ये बहुत बार पूछा जाता है। संविधान में एक स्पष्ट लकीर खींची गई है कि कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को मिलेंगे और कौन से अधिकार विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध होंगे। इस अंतर के पीछे का तर्क समझना बहुत दिलचस्प है।
अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 सिर्फ ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो पूरी तरह से भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित हैं। सिर्फ भारतीयों के लिए? ऐसा क्यों? अगर हम इसके पीछे की वजह सोचें तो ये एकदम तार्किक लगता है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात करता है। अब कोई भी देश अपने सरकारी प्रशासन में विदेशियों को समान अधिकार कैसे दे सकता है? हाँ, वो तो मुमकिन ही नहीं है। इसी तरह अनुच्छेद 19 के तहत भारत में कहीं भी आज़ादी से घूमने या राजनीतिक रूप से सक्रिय होने का अधिकार किसी विदेशी को नहीं दिया जा सकता। ये देश की संप्रभुता से जुड़ा मामला है। समझ गया। लेकिन जो बुनियादी मानवाधिकार हैं, वो विदेशियों को भी मिलते हैं? बिल्कुल, जैसे कानून के समक्ष समानता जो अनुच्छेद 14 में है, या गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में है, ये विदेशियों को भी मिलते हैं। क्योंकि भारत की धरती पर आए किसी भी इंसान को बिना कानूनी प्रक्रिया के मारा नहीं जा सकता। एकदम सही। वो इंसान है, इसलिए उन्हें वो अधिकार मिलते हैं। ये तर्क इस पूरे पैटर्न को याद रखना बहुत आसान बना देता है। लेकिन अब इस पूरी चर्चा के सबसे व्यवहारिक और गंभीर सवाल पर आते हैं। जी बताइए। हमने अब तक पन्नों पर लिखे बहुत सारे अधिकारों की बात कर ली, समानता, स्वतंत्रता, शोषण से आज़ादी। लेकिन अगर कोई ताकतवर संस्था या खुद सरकार की कोई मशीनरी एक आम नागरिक से अधिकार छीनने की कोशिश करे, तो वो नागरिक कहाँ जाए? बिना किसी ठोस रक्षक या हथियार के ये सारे अधिकार तो सिर्फ दर्शन शास्त्र की बातें बनकर रह जाएंगे। और ठीक इसी जगह पर संविधान का सबसे शक्तिशाली हिस्सा मैदान में उतरता है, अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओहो, अनुच्छेद 32? हाँ, अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसे निचली अदालतों के लंबे चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ये अनुच्छेद उसे सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में स्पष्ट कहा था कि अगर कोई उनसे पूछे कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो वो अनुच्छेद 32 का ही नाम लेंगे। हाँ, उन्होंने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। सही कहा, क्योंकि अधिकारों को लागू करवाने की गारंटी ही उन्हें असली अधिकार बनाती है। और सुप्रीम कोर्ट इस गारंटी को हकीकत में कैसे बदलता है? मेरा मतलब है, कोर्ट करता क्या है? इसके लिए अदालत रिट जारी करती है। रिट? हाँ, रिट यानी एक तरह का सख्त कानूनी आदेश। कुल 5 तरह की रिट होती हैं और इनके काम करने का तरीका बहुत ही अचूक है। अगर हम इसे आम जिंदगी के उदाहरणों से समझें, जैसे पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस, इसका जमीनी असर क्या होता है? हेबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना। अच्छा। इसे एक ऐसे परिदृश्य से समझते हैं, मान लीजिए पुलिस ने किसी आम नागरिक को रातों रात बिना किसी FIR के हिरासत में ले लिया है और उसे किसी अज्ञात जगह पर रखा गया है, जो कि बहुत डरावना है। बिल्कुल। ऐसे में उसके परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तब कोर्ट हेबियस कॉर्पस की रिट जारी करके पुलिस को आदेश देगा कि उस व्यक्ति को तुरंत अदालत के सामने सशरीर पेश किया जाए। और अगर पुलिस के पास कोई ठोस कारण नहीं हुआ तो अगर अदालत पाती है कि उसकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, तो उसे उसी वक्त आजाद कर दिया जाएगा। ये राज्य की मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। ये सच में एक अभेद्य कवच की तरह है। एक और रिट अक्सर चर्चा में रहती है, परमादेश या मैंडेमस, जिसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। इसका इस्तेमाल कब होता है? मैंडेमस का इस्तेमाल तब होता है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी या सरकारी संस्था अपना कानूनी कर्तव्य निभाने से साफ इनकार कर दे। उदाहरण के लिए, जैसे अगर कोई नागरिक अपने पूरे और सही कागजात लेकर किसी सरकारी दफ्तर में लाइसेंस बनवाने जाता है और अधिकारी बिना किसी ठोस कारण के उसे परेशान करता है या काम करने से मना कर देता है, जो कि आम जिंदगी में बहुत बार होता है। हाँ, तब अदालत मैंडेमस रिट के जरिए उस अधिकारी को सख्त आदेश देती है कि वो अपना काम ईमानदारी से पूरा करे। ये रिट अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। तो ये रिट व्यवस्था ही इस सुरक्षा कवच की असली ढाल और तलवार है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था को लेकर एक आखिरी और बेचैन करने वाला सवाल मेरे मन में आ रहा है। कैसा सवाल? क्या कोई ऐसा आपातकालीन बटन है जिसे दबाकर राज्य इस पूरे कवच को ही निष्क्रिय कर दे? मतलब क्या कभी भी मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से निलंबित किया जा सकता है? हाँ, संविधान में ऐसी असाधारण परिस्थितियों का भी प्रावधान है।
लेकिन ये आम दिनों में नहीं हो सकता। तो कब हो सकता है? जब देश पर युद्ध या बाहरी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा हो और राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 की घोषणा की गई हो, तब अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली 6 स्वतंत्रताएं अपने आप निलंबित हो जाती हैं। मतलब बोलने की आजादी, घूमने की आजादी, सब खत्म। हाँ, इसके अलावा राष्ट्रपति आदेश जारी करके नागरिक के अदालत जाने के अधिकार को भी रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अपवाद है जो हर नागरिक को जानना चाहिए। और वो अपवाद किस अधिकार को बचाता है? 1970 के दशक के अनुभवों से सबक लेते हुए 44वें संविधान संशोधन के जरिए ये पुख्ता कर दिया गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल, ये किसी भी परिस्थिति में चाहे कितना भी भीषण आपातकाल क्यों ना हो, निलंबित नहीं किए जा सकते। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, राज्य किसी भी हाल में एक बेगुनाह को सजा नहीं दे सकता और ना ही मनमाने तरीके से किसी की जान ले सकता है। इसके अलावा एक और विशेष स्थिति है। अनुच्छेद 33 के तहत संसद सशस्त्र बलों या पुलिस के कर्मचारियों के अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है ताकि अनुशासन बना रहे। हाँ, वो तो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। और अनुच्छेद 34 कहता है कि अगर देश के किसी हिस्से में सैन्य शासन या मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो वहां भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। तो आज के इस सफर को समेटते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मौलिक अधिकार सिर्फ कानूनी धाराएं या वकीलों के बीच बहस का कोई रूखा विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दरअसल एक स्वस्थ, जीवंत और जागरूक लोकतंत्र की धड़कन है। और परीक्षाओं की तैयारी के नजरिए से भी ये स्पष्ट है कि सिर्फ अधिकार याद करना काफी नहीं है, अपवादों को समझना ज्यादा जरूरी है। वही तो, राष्ट्रपति को मिली छूट जैसे अपवाद और केवल नागरिकों को मिलने वाले अधिकारों के पीछे का तर्क समझना ही असली चुनौती है। एकदम सही। अधिकारों के पीछे के क्यों और कैसे को समझना ही एक व्यक्ति को सिर्फ परीक्षा पास करने वाला छात्र नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनाता है। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा को हम उसी सुरक्षा कवच वाले विचार पर एक नए नजरिए के साथ छोड़ते हैं। हमने देखा कि जैसे जैसे समाज बदला, संविधान ने खुद को ढाला। हाँ, शिक्षा का अधिकार और निजता का अधिकार इस कवच का हिस्सा बने। बिल्कुल। अब जरा भविष्य की ओर देखिए। आज हम एक ऐसे डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं जहां एल्गोरिथम ये तय कर रहे हैं कि हम क्या पढ़ेंगे, क्या खरीदेंगे और कैसे सोचेंगे। हर इंसान 24 घंटे स्क्रीन से बंधा हुआ है। हाँ, तो ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या आने वाले भविष्य में हमें डिजिटल दुनिया से डिस्कनेक्ट होने का अधिकार, मतलब राइट टू डिस्कनेक्ट, या फिर एल्गोरिथम की पारदर्शिता का अधिकार एक नए मौलिक अधिकार के रूप में देखने को मिल सकता है? ये एक बहुत ही गहरा विचार है। क्या भविष्य की गरिमा का पैमाना यही डिजिटल आजादी होगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। सोचने वाली बात है। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने और इस